माँ और ईशानी में विवाद चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि माँ खिसिया गई हैं। तभी उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया, ईशानी, तुम जब अंकित पर इतना अधिकार समझती हो तो उसे सौतेला बेटा बनने से बचा लो। और वह रोने लगी। सब ही चुप थे। शीघ्र ही माँ ने धीरे धीरे कहा, तुम एक बार यहाँ इसकी माँ बनकर आ जाओ बेटी। अंकित अनाथ होने से बच जाएगा। ईशानी उठकर चली गई थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी को पूरी जरूर सुनें। कहानी अगर मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईशानी अपनी दीदी शर्मिला से बहुत ही प्यार करती थी। शर्मिला भी हमेशा अपनी ममता उस पर लुटाती रहती थी। तभी तो वह जब तक हमारे घर आ जाया करती थी। मैंने शुरू में शर्मिला को देने के लिए एक पत्र उसके हाथों में सौंपा। तब वह मात्र 12 वर्ष की थी और वह लापरवाही सी साइकिल द्वारा इधर उधर बेरोक टोक आया जाया करती थी। मेरा और शर्मिला का गठबंधन कराने में ईशानी का ही हाथ था। जाति बिरादरी से भरे शहर में हम दोनों छिप छिपाकर मिलते रहते थे, लेकिन किसी को भी पता ही नहीं चला। ईशानी ने एक दिन कहा, तुम दोनों में क्या गुटरगुट चल रही है? माँ को बता दूं? उसकी चंचल आंखें मानो हम दोनों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह शर्मिला अंधेरे में ही तीर मारकर संभाला। मैं भी माँ को बता दूंगी कि तू टेस्ट में फेल हो गई है। वह सहम गई और विवाह तक उसने हम लोगों की बहुत ही मोहब्बत का राज रहने दिया। बड़ी बहन होने के नाते शर्मिला ने ईशानी के टीचर से मिलकर उसके इतिहास और भूगोल के अंक बढ़वाए और पास करवा दिया। शर्मिला ही ईशानी की देख रेख करती थी। सो दोनों में माँ बेटी जैसा ही ममतापूर्ण स्नेह पनपता रहा। अपनी सहेलियों से मजाक करते करते ईशानी दावा कर दिया करती थी, मैं शर्मिला दीदी को माँ कह सकती हूँ। यह बात मेरे दोस्तों की बहन ने बताई थी, जो ईशानी की सहेली थी। समय ने करवट ली और एक दिन बाजार से लौटते समय ईशानी की माँ का एक तीव्र गति से आती हुई कार ने धक्का दे दिया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। परंतु बिना कुछ कहे बताए वे संसार से विदा हो गई। ईशानी के बड़े भाई प्रशांत का इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष था। वह किशोरी अपने बड़े भैया को समझाती रही और तसल्ली देती रही, जैसे परिवार में वह ही सबसे बड़ी हो। उसकी माँ ने अपने पति के रहते हुए तीनों बच्चों की संपत्ति का बंटवारा करवा लिया था। उसने उन लोगों के न रहने पर भी आपस में मधुर संबंध बने रहे। मेरे परिवार का बड़ा बेटा था। मुझसे 2 छोटी बहनें सुधा और सीमा हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की तैयारी कर रही थी। मैं बैंक में नौकरी करता था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने ही अपनेपन में अपने आप को अकेलापन से बचाने के लिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम ले लिया। कुल मिलाकर जीवन आराम से चल रहा था। एक दिन ईशानी बोली, होने वाले जीजाजी, अब आप लोगों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या भैया ने कुछ कह दिया? नहीं, वह बोली, बात यह है कि कल मामा जी आए थे। भैया ने उनसे दीदी के लिए लड़का ढूंढने को बोला है। तो क्या हुआ? हम तुझे से शादी कर लेंगे। यह सुनकर वह ऐसे मुस्कुराए जैसे मुझे बच्चा ही समझ रही हो। मैंने झेपते हुए उससे कहा, फिर क्या करें? मेरे घर में तो सब मान जाएंगे। हाँ, तुम्हारे भैया और उनको मैं मनाऊंगी। वह चुटकी बजाते हुए हंसती हुई चली गई।
पता नहीं उसने भैया को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई कि वह एक बार में ही राजी हो गए हम लोगों का विवाह करने के लिए। ईशानी हमारे यहाँ आती जाती रहती थी और भैया के समाचार देती रहती थी। भैया इंजीनियर पद पर नियुक्त हुए तो उस दिन वह बहुत ही खुश हुई और आकर मुझसे लिपट गई, फिर झेपती हुई अपनी दीदी के पास चली गई। हाई स्कूल का फॉर्म भरने के समय ईशानी ने अभिभावक के स्थान पर भैया का नाम न लिखकर मेरा नाम लिखा। तब मैंने उससे कहा, ईशानी गलती से तुमने यहाँ मेरा नाम लिख दिया है। वाह जीजाजी, आप तो अपन के माई बाप हो। मैंने तो कुछ समझ बूझकर ही आपका नाम लिखा है। कहते हुए वह खिलखिला पड़ी। मेरे पिता बनने का समाचार भी ईशानी ने ही मुझे दिया था, पर मैंने इस बात को सामान्य तौर पर ही लिया था। जीजाजी, आज हम सब इसी खुशी में आइसक्रीम खाएंगे। वह चहक रही थी। शर्मिला भी बोली, सच तो है, चलिए आज सब आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, आइसक्रीम खिला देंगे, पर मैं इतनी बड़ी घोड़ी कबाब तो पहले ही बना दिया गया हूँ। तब तो किसी ने कुछ खिलाने की बात नहीं की। मैंने ईशानी की ओर देख कर कहा। मेरी बात पर वह जोर जोर से हंस पड़ी। फिर बोली, बगल में खड़ी हो जाऊं तो आधी घरवाली लगूंगी और उंगली पकड़ लूं तो। शर्मिला ने मीठे झड़की देते, चल हट, यह मूंग और मसूर की दाल। मेरी बहन सुधा के विवाह में उसकी विदाई पर ईशानी ने मुझे ही सांत्वना दे रही थी। बेटियां तो पराए घर जाती ही हैं। सीमा प्रेम विवाह करना चाहती थी, पर माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। तब मैंने ही ईशानी की बात सुनकर दंग रह गया। वह माँ को समझाती रही, आप सीमा से नाराज मत होइए। आपके जो भी अरमान रह गए हो मेरी शादी में पूरे कर लीजिएगा। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही शादी करूँगी। अब जिससे कहेंगी उसी से कर लूँगी। बस अब आप शांत हो जाइए। मैंने वातावरण को सहज करने के लिए मजाक किया। माँ कहेगी बच्चों के बापू से विवाह कर लो तो करना पड़ेगा। मैं कई वर्षों के बाद बेटे का बाप बना था। इस सुख ने मुझे अंदर से पुलकित और पूर्ण बना दिया था। बेटे का नाम रखना था। सबने अपने अपने सोचे हुए नाम सुझाए, पर निश्चित नहीं हो पा रहा था कि किसके द्वारा सुझाया हुआ नाम रखा जाए। फिर तय किया गया कि सब बारी बारी से बच्चे के कान में नाम का उच्चारण करेंगे। जिसके नाम पर वह जबान खोलेगा उसी का सुझाया गया नाम रखा जाएगा। सबसे पहले शर्मिला ने उसका नाम लिया, विराट। सुधा ने विक्रम, सीमा ने राघव और माँ ने मुस्कुराया पुरुषोत्तम। आखिरकार ईशानी की बारी थी। उसने बच्चे के कान के पास फूंक मारी और अंकित कहते ही वह मम कर गुनगुना उठा। सब लोग हंस पड़े, तालियां बज उठी। मेरे मुंह से अनायास से निकल गया, ईशानी, तूने आधी घरवाली का रोल अदा किया है। यपे ही सुधा को यह अच्छा नहीं लगा, परंतु माँ का चेहरा दमक रहा था। वे बोली, मौसी है ना, माँ ही होती है। गया भी तो मौसी पर ही है। सुधा से न रहा गया और वह बोली, सब कुछ मौसी का ही लिया है। क्या बात है ईशानी। इस मजाक पे यपे ही सुधा की चिड़ी हुई छिपी थी, पर ईशानी झेप गई थी। उसकी झुकी हुई पलकें मर्यादा से बोझिल थी, परंतु होठों पर मुस्कुराहट में गौरव की झलक थी। हाँ, मुझे मौसी होने पर गर्व है। शर्मिला बीमार पड़ी तो पता चला कि उसे कैंसर ने दबोच लिया है। हम सब लोगों के तो हाथ पैर जैसे फूल ही गए थे। एक ईशानी ही थी, सबको दिलासा दे रही थी। अंकित की देखभाल अब ईशानी ही करती थी। एक दिन ईशानी
डॉक्टर के सामने रो पड़ी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी को बचा लीजिए। मृत्यु के पूर्व शर्मिला का चेहरा चमकने लगा था। उसके कष्ट जैसे समाप्त ही हो गए थे। ईशानी यह देखकर खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मृत्यु निकट आ गई है। ईशानी अंकित को पैरों पर बिठाकर झूला झूला रही थी। बता तू मुझे दीदी झुला रही थी, और बता तू मुझे दीदी कहेगा या फिर मौसी। बता ना, तू मुझे दीदी कहेगा। हाँ, मैं आराम से कुर्सी पर बैठा हूँ और आंखें मूंदे सोने की चेष्टा कर रहा था, परंतु ईशानी की तोतली बोली ने दीदी का संबोधन सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। माँ पास में बैठी थी और बोली, ईशानी नीचे गद्दी रख ले, गीला कर देगा। और उन्होंने गद्दी उठाकर उसे दे दी और ईशानी गद्दी रखते हुए दुलार से अंकित से बोली, अगर तू दीदी कहेगा तो गीला नहीं करेगा, और मौसी कहेगा तो गीला। मैं हंस पड़ा। तू मौसी हो तो मौसी ही कहेगा ना। शर्मिला की सहेलियां उससे मिलकर जा चुकी थी। भैया जी आ गए थे और शाम हो गई, और अंकित ने गद्दी गीली नहीं की थी। माँ बोली, देखो तो इस अंकु को आज गद्दी गीली नहीं की। ईशानी जूस बना ही रही थी, झट से देखने आ गई। अरे वाह, ये हुई ना बात। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, जीजाजी देखिए, अंकु ने गद्दी गीली नहीं की। और फिर खुद ही झेप गई। और उसी रात 11:30 बजे शर्मिला हम सब से विदा हो गई। अंदर से मैं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, परंतु कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था कि ईशानी मुझसे भी ज़्यादा बिखर कर चूर चूर हो गई है। उसकी गंभीर आंखें देखकर मेरा मन और भी उदास होने लगता। मैं अपना दुख भूलकर उसे समझाने की चेष्टा करता, परंतु वह मेरे सामने पड़ने से ही कतरा जाती थी। समय बीतने लगा। अंकित ईशानी के बिना नहीं रहता था। वह उसे कई दिनों के लिए अपने साथ में ले जाने लगी। मैं ही अंकित से मिलने के लिए चला जाता था। अंकित का जन्मदिन आने वाला था। माँ अपनी योजनाएं बनाने लगी। सुधा और सीमा को भी निमंत्रण भेजा गया। ईशानी और मैं बड़े पैमाने पर जन्मदिन मनाने के पक्ष में नहीं थे, पर माँ का कहना था कि वे अपने पोते के जन्मदिन पर शानदार दावत देगी। माँ और ईशानी का विवाद चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि माँ खिसिया गई है। तभी उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया, ईशानी, तुम जब अंकित पर इतना अधिकार समझती हो तो उसे सौतेला बेटा बनने से बचा लो। और वह रोने लगी। सब चुप थे। शीघ्र ही माँ ने धीरे धीरे कहा, तुम एक बार यहाँ इसकी माँ बनकर आ जाओ बेटी, अंकित अनाथ होने से बच जाएगा। ईशानी उठकर चली गई और वह अंकित के जन्मदिन पर भी नहीं आई। अंकित रोता चिड़चिड़ाता बीमार पड़ गया, तब भी वह नहीं आई। माँ अंकित की देख रेख करके थक जाती। मेरा बेटा ईशानी के बिना नहीं रह सकता था, यह मैंने जाना था। वह बहुत ही दुर्बल होता जा रहा था। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग 2 माह बीत गए, फिर इस विषय पर कोई बातचीत न हुई। एक शाम में उदास बैठा था कि ईशानी के बारे में सोच रहा था। साथ ही माँ के प्रस्ताव की भी याद आ गई, लेकिन मैंने ईशानी को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक विशाल नभ के नीचे फैली नीली नदी में झील उतर सकती है और उसके गुलाबी कमल खिल सकते हैं। तभी भैया को आता देख मैं उठकर खड़ा हुआ। आइए माँ, देखो तो भैया आए हैं। माँ झट से अंकित को गोद में उठाए हुए आ गई। भैया ने कहा, यह पत्र ईशानी ने दिया है, और वह पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैं कुछ घबरा गया। सब ठीक तो है ना भैया? हाँ, सब ठीक ही है, कहते हुए उन्होंने अंकित को गोद में ले लिया। मैं इसे ले जा रहा हूँ, घुमाकर थोड़ी देर में ले आऊँगा। और वे अंकित को लेकर चले गए। क्या बात है बेटा, देखो तो क्या लिखा है। मालूम नहीं,
वह क्या सोच रही होगी। मुझे ऐसा प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। सचमुच उस दिन से मैं पछता रही हूँ। वह घर नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता और माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पत्र खोला, उसमें लिखा था, माँ, मैं बहुत सोच विचार कर भैया से पूछकर फैसला कर रही हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। ईशानी, मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे सचमुच नीली झील में गुलाबी कमल खिल गए हों। नमस्कार।